साथियों नमस्कार। साथियों, बिहार में पहले फेज के नामांकन पूरे हो चुके हैं, दूसरे फेज की जद्दोजहद हो रही है। लेकिन आप जानकर के हैरान होंगे कि पहले फेज के नामांकन होने के बाद भी आरजेडी और कांग्रेस अपनी सीटों को लेकर के बंटवारा नहीं कर पाए हैं। अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, अभी भी रस्साकसी हो रही है और किसी भी तरह की कोई आम सहमति बन नहीं पा रही है। अभी 2 घंटे पहले भी खबर आई कि कांग्रेस टोटल 61 सीट्स पर लड़ेगी और कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर कांग्रेस के, आरजेडी के और पार्टीज के भी मेंबर्स लड़ रहे हैं, जबकि सबके सब इंडिया अलायंस का ही हिस्सा हैं। करीब 24 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी के दोनों के कैंडिडेट उतर रहे हैं। अब बताइए काय बात का इंडिया अलायंस है। सुनने में यह भी आ रहा है कि जो इनके शीर्ष नेता हैं, ये तेजस्वी और राहुल गांधी, ये आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी को लगता है कि मुझसे बात करें तो लालू करें या तेजस्वी करें। ये लोग भेजते हैं किसी और व्यक्ति को राहुल गांधी से मिलने के लिए। राहुल गांधी उससे मिलना नहीं चाहते हैं। इनका अपना एक ईगो है, उनका अपना एक ईगो है। कहीं ना कहीं आप देखें, राहुल गांधी शायद ये मान चुके हैं कि बिहार में वो नहीं जीत पाएंगे। अब पिछली बार देखिए 2020 में बिहार में आरजेडी ने, लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने कांग्रेस को 70 सीटें दी थी। कांग्रेस 70 में से केवल 19 जीत पाई। तो जाहिर सी बात है इस बार इतनी सीटें देने के मूड में वो लोग नहीं थे। वो लोग 55 से 58 सीटें देने के मूड में थे। कांग्रेस थी कि हमको नहीं 62-63 के आसपास चाहिए। इसी बात पर अभी तक रस्साकसी हो रही है और कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि राहुल गांधी जिस तरह से पूरा कैंपेन चलाए हैं बिहार में, आप याद कीजिए वो जो यात्रा निकाली थी, वोटर अभियान यात्रा, उस यात्रा में लगातार ये वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, ऐसे मुद्दे पर यात्रा निकालते रहे जो मुद्दा बिहार के लिए अभी कोई मायने रखता ही नहीं है। वैसे तो देश के लिए नहीं रखता। बिहार के लोग ग्राउंड स्तर पर खुद कह रहे हैं कि ये बिना मतलब मुद्दा उठा रहे हैं, इससे अच्छा बिहार की समस्याएं उठाएं। इनको इसी बात पर असहजता हो रही थी कि भाई जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, इससे चलो मान लो मुद्दा चल गया कुछ लोगों के बीच में, तो फायदा राहुल गांधी को होगा, फायदा राष्ट्रीय राजनीति में होगा। इनको चाहिए कि भाई बिहार की राजनीति में फायदा हो, ऐसा कुछ करो। वो राहुल गांधी कर नहीं पा रहे हैं। इस बात को लेकर के ये भी नाराज है। विद द टाइम जब यात्रा पूरी हो गई तो एक खबर ऐसी भी आई थी कि ये अलग लड़ेंगे, ये अलग लड़ेंगे, पर इनको लगा इससे तो हार ही जाएंगे, तो कैसे भी करके खबर ये मत जाने दो कि हम अलग हो चुके हैं। कैसे भी करके दिखाते रहो कि हाँ भाई चल रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है ऊपर नीचे, लेकिन कैसे भी गाड़ी चला रहे हैं। तो अभी तक ये गाड़ी चली रही है, इनका कोई सामने निष्कर्ष निकल के आया नहीं है। वहीं आप अगर एनडीए की बात करें तो अमित शाह पिछले कई दिनों से लगातार बिहार जा रहे हैं। अभी 3 दिवसीय बिहार की यात्रा पर थे, जहां पर आपने सुना कि अमित शाह ने अलग अलग नेताओं से मुलाकात करी। नीतीश कुमार से मिले, चिराग पासवान से मिले, मांझी से मिले, अन्य नेताओं से भी मिले जो नाराज थे। सभी को मनाया, सीटों का बंटवारा किया, सीट फाइनलाइज करी। और ये आंकड़ा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था। बहुत पहले एनडीए की तरफ से आ गया था कि भाजपा 101 पे लड़ेगी, जेडीयू 101 पे लड़ेगी, रामविलास पासवान या चिराग पासवान की पार्टी 29 सीट्स पर लड़ेगी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 पर लड़ेगी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 6 सीट पर लड़ेगी। इनका पहली फाइनल हो गया था। यानी कि आप एनडीए के उनमें में देखो, सीटें स्पष्ट हैं, मुद्दा स्पष्ट है, पार्टीज स्पष्ट हैं। कोई अगर अंदरूनी कलेश भी है, कोई अगर असहमति भी है, तो उसको वहीं की वहीं सेट कर लिया जा रहा है अमित शाह के द्वारा। सुनने में यह भी आया, आपने मैथिली ठाकुर के बारे में सुना होगा, जो अलीपुर सीट से लड़ रही हैं। वहां से संजय सिंह जीतते थे, बीजेपी के ही थे, और वो बड़े अच्छे नेता थे। उन्होंने लगातार हिंदुइज्म को लेकर के, नक्सलवाद के विरोध में, इस तरह के मुद्दों को हमेशा उठाया है और अच्छा काम किया है। अब उनकी टिकट काट करके मैथिली ठाकुर को जब दी गई तो जाहिर सी बात है वो नाराज थे। तो खबरें आई हैं, पत्रकार लोग बता रहे थे, मैंने अखबार वगैरह में देखा था कि खबरें आई हैं कि अमित शाह ने उनको बाकायदा फोन किया और फोन करके बोला कि आप टेंशन न लीजिए, हम आपको कहीं और एडजस्ट करेंगे। आपको हो सकता है केंद्र में लेकर के आए, हो सकता है आपको एमएलसी के थ्रू बनवा दें, आप टेंशन नहीं लीजिए, ये मेरा आपको वादा है। तो अमित शाह का फोन पहुंच जाना ही अपनी बड़ी बात है। तो वहीं के वहीं शांत हो गए। उसी प्रकार से अमित शाह जी ने लल्लन पासवान जी को सेट किया, जो नाराज हो रहे थे। उनको फोन करके बोला कि हम आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, तो उन्हें सेट किया। इसी प्रकार से चिराग पासवान के साथ भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, तो चिराग पासवान को भी सेट किया। और आज देखोगे आप एनडीए के कुनबे में हर नेता या हर पार्टी का नेता एक ही सुर में एक ही बात कह रहा है कि हम सब साथ हैं, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और सबकी अपनी एक कॉमन वर्ड्स सबके मुंह से निकल रहे हैं, जो आपको इंडिया अलायंस में देखने को नहीं मिलेंगे। तो अमित शाह जिस समय ग्राउंड पर काम कर रहे थे, उस समय ये इंडिया अलायंस वाले तो वहां थे ही नहीं। आप जानकर के हैरान होंगे, सितंबर में जब बीजेपी के नेताओं ने बिहार में जाना स्टार्ट कर दिया था, मोदी जी भी एक आध बार हो आए थे, उस वक्त राहुल गांधी इतना थक गए थे वोटर अभियान के बाद कि ये मलेशिया में घूम रहे थे। हमने वीडियो बनाया था इस पर।
उसके बाद राहुल गांधी लैटिन अमेरिका की यात्रा पे थे, 4 देशों की यात्रा करके आए, जहां पर ये ब्राजील, कोलंबिया वगैरह में गए और वहां पर मुद्दा उठा रहे थे कि भारत में किस तरह से लोकतंत्र खतरे में है। तो ये तब भी बिहार में नहीं थे। उसके बाद जब वहां से आ गए तो खबर आई कि साहब ये 14 अक्टूबर की बात है, ये चंडीगढ़ चले गए हैं, वहां दलित की राजनीति कर रहे हैं। उसके बाद खबर आई कि रायबरेली चले गए हैं, वहां वाल्मीकि की राजनीति कर रहे हैं। इस तरह से अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर घूमते रहे, पहले विदेशों में घूमते रहे, मतलब बिहार नहीं आए। आप अगर थोड़ा बहुत भी कुछ सुनते हैं, वीडियो, टीवी, अखबार, तो आप मुझे एक ऐसी बात बता दीजिए राहुल गांधी ने कही हो और बिहार की समस्या हो। यानी बिहार का तो एक भी मुद्दा राहुल गांधी ने छेड़ा ही नहीं। हम सब मानते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार ने कोई बिहार को चमका नहीं दिया है। अभी बहुत समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं, उनसे निपटना है। पर आपने एक भी समस्या सुनी विपक्ष ने बोली हो? विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है। मुद्दे वास्तव में तो हैं, पर इनको पता ही नहीं उठाना क्या है। ये उठा रहे हैं वोटर चोरी हो गया है, वोटर चोरी हो गया है, कभी कहते हैं एसआईआर गलत है, एसआईआर गलत है, नाम काटे जा रहे हैं। अरे तुमको क्या दिक्कत है नाम काटे जा रहे हैं? जिनके काटे जा रहे हैं उनको दिक्कत होनी चाहिए। वो खुद कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं, उनमें से कई लोग मर गए, कई लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, कई घुसपैठिए थे, वो कैसे बोल दें? तो मुद्दा आप उठा नहीं पा रहे, ग्राउंड पे आप हो नहीं, आपस में आपका तालमेल नहीं है, सीटें आपकी नहीं मेल खा रही हैं, सीट शेयरिंग आप नहीं कर पा रहे हो। जब हारोगे नहीं तो फिर क्या होगा? और अंत में जब ये हार जाएंगे चुनाव, तब पता क्या कहेंगे राहुल गांधी जी आकर के? तब राहुल गांधी जी आकर के कहेंगे कि वोट चोरी हो गया। तब राहुल गांधी आके कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई। तब राहुल गांधी कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली करी है एसआईआर में। तब राहुल गांधी कहेंगे कि मोदी चोर है। उस समय राहुल गांधी ये नहीं कहेंगे कि जिस समय अमित शाह ग्राउंड पर मेहनत कर रहे थे, मोदी जी मेहनत कर रहे थे, आरएसएस के वर्कर, लाखों वर्कर मेहनत कर रहे थे, बीजेपी का पूरा कैडर मेहनत कर रहा था, जेडीयू मेहनत कर रही थी, उस समय आप विदेश में घूम रहे थे। इन लोगों के पास मुद्दे अपने हैं, आपके पास मुद्दे ही नहीं थे। ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि हम अगर सत्ता में आ गए तो हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। अमित शाह ने इस मुद्दे को भी फेल कर दिया। आंकड़ा बताया कि अगर हर परिवार को सरकारी नौकरी दोगे तो लगभग इतना बजट आता है, और बिहार का तो जो ओवरऑल बजट होता है वो इसका 1/150 भी नहीं है। तो मतलब हवाई बातें कर रहे हो। बिहार का बजट है मान लो 100 रुपये, और वो जो आप हर किसी को सरकारी नौकरी देकर के जो उनको तनख्वाह दोगे वो पड़ रही है 500 रुपये। कहाँ से मैनेज करोगे? तो बेतुकी की बात है, कैसे भी सपने दिखा दो, कुछ भी कर दो। तो ये एक पूरा फॉर्मूला है जो मैं आपको चुनाव से पहले बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं इस मुद्दे को चुनाव के बाद कहूंगा या कभी हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो सब लोग ये कहते हैं कि अरे आप तो राहुल गांधी के अगेंस्ट ही बोलते हो। अगर मैं अगेंस्ट बोल रहा हूं या मैं राहुल गांधी के खिलाफ हूं तो आप मुझे बताओ कि जिस समय बिहार में एनडीए के नेता लोग मेहनत कर रहे थे, अमित शाह मेहनत कर रहे थे, उस समय राहुल गांधी क्या कर रहे थे? अच्छा, एनडीए अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, वो अलग मुद्दा है, वो बहुत खामियां हैं उसमें, पर समस्या वो है ही। लेकिन उसके अलावा ये भी है कि विपक्ष कितनी मेहनत कर रहा है। विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? कुछ नहीं। और देखिए आप एक खबर और, ये जो अच्छा एक चीज बता दूं, बिहार में 2 फेज में चुनाव होने हैं। एक 6 नवंबर को होना है और दूसरा 11 नवंबर को होना है। 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। पहले फेज में ये जो पीले रंग में आप देख रहे हो, ये बिहार के जिलों में चुनाव होना है, जो मैंने ऐसे मार्क कर दिया है। गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, ये है शेखपुरा, ये है लखीसराय, फिर है मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, माधेपुरा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। और दूसरे फेज में बॉर्डर स्टेट्स वाले होने हैं। ये पूरा चुनाव का सिस्टम है। टोटल सीट्स 243 हैं। मेरा अनुमान ऐसा है, मेरा थोड़ा बहुत जो एनालिसिस है, कि एनडीए को 180 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। इसमें टोटल एससीज के लिए रिजर्व सीट्स हैं 38, एसटीज के लिए रिजर्व्ड हैं 2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोर्स हैं लगभग 7.4 करोड़ और पोलिंग स्टेशन हैं लगभग 90,712। आप कहेंगे मैंने 180 का आंकड़ा क्यों दिया? पहले भी मैं बता चुका हूं कि जब भी कई सारी पार्टीज किसी जगह से लड़ रही होती हैं तो फायदा बीजेपी को हो जाता है। दूसरा कारण, यहां पर इंडिया अलायंस बहुत बिखरा हुआ है। करीब 24 सीटें तो अभी बता रहा हूं मैं, जहां पर आरजेडी भी कैंडिडेट उतार रही है, कांग्रेस भी उतार रही है, तो वोट्स बटेंगे मुसलमानों के। ऐसे ही प्रशांत किशोर भी उतार रहे हैं। प्रशांत किशोर जीत तो नहीं पाएंगे अपनी पार्टी को लेकर के, लेकिन प्रशांत किशोर काफी ज्यादा पॉपुलर हैं युवाओं के बीच, और बिहार के युवाओं में एक डिससेटिस्फेक्शन है एनडीए को लेकर के कि एनडीए नौकरी नहीं दे रही है या उनकी नौकरी नहीं लग पा रही, रोजगार को लेकर के डिससेटिस्फेक्शन है। तो बिहार के बच्चों में और स्टूडेंट्स में जो गुस्सा है, वो गुस्से में ना तो आरजेडी को चुनेंगे क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर रही है, वो घपला करती है, ना एनडीए को चुनेंगे, वो देंगे प्रशांत किशोर को।
और प्रशांत किशोर को केवल युवाओं का वोट जाएगा ज्यादातर। बाकी जो महिलाएं हैं और जो गरीब परिवार के लोग हैं वो एनडीए से बहुत जुड़े हुए हैं, क्योंकि एनडीए ने जो 5 किलो राशन देना, घरों में टॉयलेट पहुंचाना, बुनियादी जो लाभ दिए हैं, जो लाभार्थी वर्ग उन्होंने तैयार किया है, और शराबबंदी करके जो महिलाओं का एक वोट बैंक जेडीयू के साथ खड़ा हुआ है। पहले जो पति शराब पी करके महिला के साथ हिंसा करता था घर में आकर के, अब जब शराब बंद हो गई है तो वो काफ़ी हद तक कम हुआ है, जिससे महिलाएं काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हुई हैं। आप लोग काउंटर करोगे लेकिन ब्लैक में तो मिल रही है, ब्लैक में मिल रही है लेकिन हर कोई नहीं ले पा रहा, हर किसी के लिए उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो महिलाओं का और गरीबों का एक लाभार्थी वर्ग है, बड़ा वर्ग है, जो जेडीयू और बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, और ये अभी भी डिसाइडिंग फैक्टर है बिहार में। इधर आप देखेंगे तो एआईएमआईएम भी आ रही है, ओवैसी आ रहे हैं, तो मुसलमानों का थोड़ा वोट वहां भी कटेगा। बाकी जो एसआईआर में छट गए हैं, इनवैलिड वोटर्स थे, उनका भी प्रभाव रहेगा। उनमें से ज़्यादातर ऐसे थे जो गलत तरीके से घुसपैठिए थे और अपना वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे बनवाया था। तो एक इतना ज़्यादा बंटवारा हो रहा है विपक्षी दलों के वोट्स में कि जिसका लाभ बीजेपी और एनडीए को मिलेगा ही मिलेगा, ये आप मान के चलिए। दूसरा ये कहा जा रहा है कि एनडीए के जितने भी दल हैं, इंक्लूडिंग जेडीयू तथा अन्य, ये सभी मांग कर रहे हैं, लगभग 60% सीटें ऐसी हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ की रैली की मांग की जा रही है कि योगी जी को लेकर के आओ। यानी हिंदुत्व भी वहां पर एक बड़ा फैक्टर है, और प्रशासन, कानून व्यवस्था भी एक बड़ा फैक्टर है। योगी जी की पहचान एक हिंदुत्व चेहरे के रूप में तो स्टार्ट हुई थी, लेकिन अभी कुशल प्रशासक के रूप में वो स्टेबल हो गए हैं, और उनको एक बुलडोजर, पुलिस व्यवस्था, एनकाउंटर, माफियाओं को खत्म करना, इस चीज को लेकर के ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, जो बिहारियों को बहुत पसंद आ रही है, यूपी में तो पसंद आती है। तो 60% वहां के जो सीट्स हैं एनडीए वाली, वो डायरेक्ट डिमांड कर रही है कि हमें योगी आदित्यनाथ चाहिए रैली के लिए। जेडीयू जो एक जमाने मुसलमानों को, करीब 22 से 24 मुसलमानों को टिकट दिया करता था, वो फिर 16 मुसलमानों को टिकट दिया करता था, इस बार केवल 5 मुसलमानों को टिकट दिया है, वो भी ऐसे सीट्स पर जहां पर मुसलमान को ही देना कंपलसरी था। हालांकि वो जहां तक हार जाएंगे, बट किस लेवल पर जेडीयू ने मुसलमानों की सीट्स कम करी हैं, इससे यह पता चलता है कि जेडीयू भी जान रहा है कि हमको हिंदुत्व का वोट चाहिए। तो हिंदुत्व वहां पर एक फैक्टर है। और अगली बात, ये इंडिया अलायंस वाले गलती और भी कर रहे हैं, वो ये कि इन्होंने जब यात्रा चला रहे थे तो कभी स्टैलिन को बुला रहे हैं, कभी वो तेलंगाना वाले रेवंत रेड्डी को बुला रहे हैं, और ये सब वो लोग हैं जो अपने तेलंगाना और तमिलनाडु में खड़े होकर के बिहारियों का मजाक उड़ाते थे, हिंदी का मजाक उड़ाते थे। तो इस तरह से जब आप हिंदी का मजाक उड़ाने वाले नेताओं को बिहार में लेकर के आओगे तो उससे तुमको ही नुकसान होगा। मोदी जी ने भी कल परसों कहीं पर रैली करते समय ट्वीट किया था, जिसमें हिंदी को उन्होंने बड़ा गर्व से कहा, और बिहार के पहनावे को भी वहाँ पर उजागर किया था, कुछ ऐसे ट्वीट था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मोदी ऐसी चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं, कभी किसी को डिफेम नहीं करते कि तमिल बेकार है, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, उनके लिए सब भाषाएं अच्छी हैं। लेकिन तमिल वाले क्या करेंगे, हिंदी को जानबूझ के गाली देंगे, बिहारियों को गाली देंगे, उनके डीएनए के बारे में कुछ कुछ बोलेंगे, तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, विद द टाइम इनको ये भी रियलाइज हो गया है आरजेडी वालों को कि कांग्रेस ही है जिसने इनको मरवा दिया। कैसे मरवा दिया? अब देखो, लालू यादव की पूरी फैमिली पर दिल्ली कोर्ट ने बोल दिया है कि मुकदमा कायम रहेगा और इनके केसेस को खोले जाए, जिसमें लैंड फॉर जॉब वाला मामला चल रहा था कि आपको रेलवे में नौकरी चाहिए तो जमीन दे दो। लालू यादव 2004 से 2009 के बीच में रेल मंत्री रहे हैं। इस बीच इन्होंने काफी घोटाला घपला किया है, जिसका केस दोबारा ओपन हो गया है, और यह केस पूरे परिवार पर चलेगा। 2004 से 2009 के बीच में केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस कालखंड में यह हुआ। 2009 से 2014 के बीच में कांग्रेस एक बिल लेकर के आई थी, अगर वो बिल पास हो जाता तो लालू इस केस से बच जाते, ठीक है। लेकिन जैसे उस पर विवाद होने लगा तो राहुल गांधी ने हीरो बनने के चक्कर में वो बिल लेकर के भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया कि मैं इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। अगर वो बिल पास हो जाता तो लालू यादव बच सकते थे। राहुल गांधी द्वारा उनको फाड़ देने से इनका फंसना और तय हो गया। तो और जो केसेस इन पे चले लालू यादव पर, या जितने भी मुकदमे चल रहे हैं जिसकी वजह से जेल गए थे, ये सब कांग्रेस के काल में चले हैं, इसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। तो लालू यादव की पॉलिटिक्स खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान तो इनका रहा है, कांग्रेसियों का। फिर भी आप इनके साथ ही मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे और इनके साथ तालमेल बना रहे थे, रही कई कसर इन्होंने और खत्म कर दी। उस वोटर अभियान यात्रा जो चलाई थी इन्होंने, फर्जी वोटर वाली, इसमें कभी इनके मंच से मोदी जी की मां को गाली दी जा रही है, कभी इनके मंच पर स्टालिन आ रहे हैं, कभी इनके मंच पर रेवंत रेड्डी आ रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो बिहारियों के खिलाफ बात करते हैं, और आप सोच रहे हो कि आपको फायदा हो जाएगा।
तो राहुल गांधी ने आपके यहाँ आकर के, खुद तो वो हार नहीं थे वहां पे, आपके भी हार का इंतजाम पूरा पूरा कर दिया। अच्छा, राहुल गांधी ये सब क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी को मतलब है मुस्लिम वोट बैंक से। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी के पास जा सकता था, राहुल गांधी कैसे भी करके उसे अपने पक्ष में रखेंगे, चाहे नेशनल मुद्दा उठाना पड़े। राहुल गांधी खूब जानते हैं बिहार में नहीं जीत सकता, लेकिन मुसलमानों का दिल तो जीत सकता हूं। सेम राहुल गांधी अखिलेश के साथ करने वाले थे या करने वाले हैं, शायद अखिलेश समझ गए हैं या समझने की एक्टिंग कर रहे हैं, पता नहीं, लेकिन अखिलेश यादव इस वोट चोरी के मुद्दे पर उतना मुखर नहीं है जितना मुखर होकर ये इनके रथ पर चढ़ लिए थे। अखिलेश यादव समझ गए कि अगर मैं राहुल गांधी के साथ सुर में सुर मिला दिया तो मुसलमानों की संवेदना राहुल गांधी के साथ जाके जुड़ जाएंगी। जो मोदी जी ने पिछले साल पार्लियामेंट में बोला था कि कांग्रेस एक परजीवी है जो क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव तो मिलकर लड़ती है, थोड़ी बहुत सीटें भी जीत जाती है, फिर बाद में क्षेत्रीय दलों को ही खा जाती है। तो कांग्रेस बिहार में खुद तो जीत नहीं सकती, आरजेडी को भी खा गई। ये बिहार की कहानी है। सेम कांग्रेस करने की कोशिश करेगी बंगाल में टीएमसी के साथ। इसलिए ममता बनर्जी ने कई बार राहुल गांधी के अगेंस्ट में बात कही है कि ये एक इमेच्योर पॉलिटिशियन है, इनको नहीं पता पॉलिटिक्स कैसे होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। राहुल गांधी को यह भी पता मैं बिहार में नहीं जीतूंगा, सॉरी बंगाल में नहीं जीतूंगा, और बंगाल में जीतने के लिए प्रयास करेंगे भी नहीं। इनका निशाना असम है। तो ये पूरी कहानी है। उम्मीद है मैं समझा पाया हूँगा, और आप खुद फैसला करिए कि कौन पार्टी मेहनत कर रही है, कौन पार्टी नहीं कर रही है। उधर जन स्वराज वाले प्रशांत किशोर ने भी बहुत मेहनत करी है, पिछले 2-3 साल में घर घर गए, एक एक जने से जुड़े हैं, बातचीत करी है, मुद्दे सुने हैं, सारा कुछ किया। उस इंसान की मेहनत भी मेहनत है, बिल्कुल मेहनत है। लेकिन राहुल गांधी की क्या मेहनत है? और बाद में यही आदमी अब झूठ बोलेगा आकर के कि वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, तो कुछ लोग ब्रेन वॉश हो जाएंगे। बस आप लोग वही मत होना, जो भी चीज़ सुनो, जो भी चीज़ मानो, एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना, उसके बाद ही उसे मानना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।